ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। हिंदी में हमारे पास ये आई विल शो यू, है ना, चैप्टर जो भी टॉपिक आएगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं आपको दिखा दूंगी, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ इसलिए हम डेफिनेशन जो है वो हिंदी में समझा दूंगी, बट आई विल शो यू इन इंग्लिश। तो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? एक अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट, मतलब इस तरह की एक स्लिट बनी हुई है, फिर दूसरी स्लिट बनी हुई है, फिर तीसरी स्लिट, क्योंकि हमने अभी लास्ट में एन पैरेलल स्लिट किया था, तो उसी तरह से बहुत सारी जो स्लिट्स होगी और सबकी विड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है सबकी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल ओपेक स्पेस, यानी इन दोनों इनके बीच में जो स्पेस होगा वो भी सेम रहेगा, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये वाला जो है वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और जो हमने 3 स्लिट ली है, मतलब इनके अंदर से लाइट पास हो सकती है, जो बीच वाला हिस्सा होगा उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हिंदी में देख लीजिए, ग्रेटिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में समान चौड़ाई के रेखा छिद्र होते हैं, समांतर दूरी पर स्थित होते हैं, और सबसे पहले रॉडलेट ने किया था। और ग्रेटिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप की होती है। पहली होती है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और दूसरी होती है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। अब प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है? ठीक है, ये देखो आप, ये रही हमारे पास प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। हमारे पास देखो जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होती है इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम देखो ग्लास की, कांच की एक प्लेट लेते हैं, नॉर्मल प्लेट होती है कांच की प्लेट, ठीक है। उस पर डायमंड कटर से, डायमंड कटर होता है कांच को काटने के लिए काम में लिया जाता है, उसे डायमंड कटर बोलते हैं। डायमंड कटर की बहुत ही तीखी नोक होती है, उससे वहां पे उस ग्लास की जो प्लेट होगी उस पे, जिस तरह से मान लीजिए ये कांच की प्लेट ले लेंगे, डायमंड कटर से बहुत पास पास में लाइनें ड्रॉ कर देंगे। जहां पे हम लाइनें ड्रॉ करेंगे वो वाला भाग कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, तो उसमें से लाइट पास नहीं होगी। लाइट पास नहीं होगी तो वो एक तरह से हमारा ब्लॉक कर देगा लाइट को, और जिस हिस्से दोनों दो डायमंड कटर से खींची गई लाइनों के जो बीच का हिस्सा है वो अभी भी कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। वो अभी भी कैसा है? ट्रांसपेरेंट, तो वहां से लाइट पास हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपके पास क्या बन गई? एल पैरेलल स्लिट बन गई, और इसे ही हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और क्योंकि ये प्लेन सरफेस था इसलिए हम इसे कहेंगे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ समांतर और बराबर दूरी पर हम रेखाएं खींची जाती है। जब इस पर लाइट यानी प्रकाश आपतित होता है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो खुदे हुए निशान जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं? रफ होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, उनसे लाइट अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है। और खुदे हुए जो निशानों के बीच का भाग है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है, वो एक तरह से रेखा छिद्र की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, तो उसमें से लाइट क्या होती है? पारगमित यानी ट्रांसमिट हो जाती है। और बाद में हमारे पास इस तरह की जो पट्टिका है उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहेंगे। अब हमें जब डायमंड कटर से हम 2 लाइनें खींचेंगे तो उन लाइनों के बीच में हमें जो दूरी है वो कितनी रखनी है? अगर हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेखा छिद्र है उनके बीच का जो अंतराल है वो हमारे पास जिस लाइट को हम उस पर डाल रहे हैं उसके वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन पूरी होती है तो ही डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है, नहीं तो डिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब हमारे पास तो इस कंडीशन में अगर लाइट को, विजिबल लाइट जो है हमें उसको देखना है, तो हमारे पास क्या होता है? ये देखिए, 1 इंच में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक की लाइनें जो होती है वो वहां पे होती है। लेकिन इस तरह से अगर कोई ग्रेटिंग बनाते हैं तो कॉस्टली ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रेटिंग कहते हैं। तो अगर हम लेबोरेटरी में ग्रेटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये मास्टर ग्रेटिंग नहीं होती है, बल्कि इसका रेप्लिका यानी इसकी कॉपी होती है। और वो क्या कॉपी कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो मास्टर ग्रेटिंग है, ठीक है, वो लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एक सेलुलोज एसीटोट, सेलुलोज एसीटेट, इसका एक सॉल्यूशन यानी घोल बनाते हैं, ठीक है। और उसकी मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसकी परत चढ़ा देते हैं किस पे? हमारी जो मास्टर ग्रेटिंग है उस पर डालकर और सुखा लेते हैं। सुखाने के पश्चात हमारा जो मास्टर ग्रेटिंग है उसके ऊपर हमने ये परत चढ़ाई है, इस परत को हटा देते हैं, और हटाने के बाद इसे 2 समतल कांच की बिल्कुल नॉर्मल प्लेटों के बीच में इस परत को डाल देते हैं, और ये बन गई हमारी उसकी कॉपी या फिर रेप्लिका, ठीक है। तो ये हमारी होती है, एक बार इंग्लिश के अंदर दिखा देती हूँ आपको। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पैराग्राफ है वो आप वीडियो पॉज करके और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन तो आपको कर दिया है बाइलिंगुअल में,
ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आएगी। दूसरे टाइप की होती है आपके पास रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में हम क्या करते हैं, एक रजतित समतल प्लेट, इसका मतलब एक प्लेट जो है उसको पूरी तरह से सिल्वर पॉलिश कर दिया एक साइड में, ठीक है। सिल्वर पॉलिश करने के बाद उस पे वही चीज करी है, समांतर रेखाएं डायमंड कटर से काट दी गई है और वो आपके पास बन गई रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। क्यों? क्योंकि जब सिल्वर की पॉलिश करते हैं तो जहां से आपने उसको डायमंड कटर से काट दिया है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि लाइट हमेशा पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, वो कभी भी खुरदरे भाग से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जहां जहां हमने खुरदरा भाग किया है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जो बीच का हिस्सा होगा वो अभी भी सिल्वर पॉलिश किया हुआ है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो रोलैंड ने बनाई है वो क्या है। खैर आपके पास आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन की ग्रेट डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन दीजिए और ये कितने टाइप की होती है वो बताइए, तो इसमें अब तक हमने जो पढ़ा है वो आप लिख सकते हो। अब ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल, ग्रेटिंग होती क्या है, सेम एन पैरेलल स्लिट वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वही बेसिकली ग्रेटिंग का कंसेप्ट होता है। तो उसमें हमने जो जो नोटेशन काम में लिए थे वही अब करेंगे। हमने देखा था कि अगर ग्रेटिंग जो एन पैरेलल स्लिट है उसमें हमारे पास जो पारदर्शी भाग था जिसमें से लाइट पास हो रही थी उसकी चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, स्मॉल ई मानी थी। और जो अपारदर्शी था यानी जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही थी उसकी चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, बी मानी थी। तो हमारे पास एक जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है ई प्लस बी। ध्यान रखना ई प्लस बी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग अवयव बोलते हैं, जहां पर ई क्या है, ट्रांसपेरेंट भाग की चौड़ाई, और बी क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक भाग की चौड़ाई। और हमें पता है एन ग्रेटिंग एन पैरेलल स्लिट से जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला था वो हमें ये मिला था, अल्फा हम जानते हैं ये था, बीटा भी हम जानते हैं ये था। ओके, थीटा बराबर 0 होने से हमें पता था अल्फा बीटा 0 हो रहे थे और ये कंडीशन आ रही थी और इंटेंसिटी ये मिल रही थी, इसे सेंट्रल मैक्सिमा कह रहे थे, ये हमें पता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि ये अल्फा वाला पार्ट जो था वो डिफ्रेक्शन को बताता है और ये जो बीटा वाला पार्ट था वो इंटरफेरेंस को बताता है, ये भी हमें पता था, ठीक है। तो वापस वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे, मतलब समझने में दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज वही है जो हमने पढ़ी थी। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के वो देख लो। सबसे पहला था एब्सेंट स्पेक्ट्रम, अनुपस्थित स्पेक्ट्रम, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी लाइंस हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो डिफ्रेक्शन, तो हमने देखा था कि ग्रेटिंग डिफ्लेक्शन वाला पैटर्न होता है और इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बनता है, और दोनों मिलके जब ओवरलैप हो जाते हैं तो कुछ ऑर्डर जो होते हैं वो मिसिंग हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम में थीटा कुछ इस तरह से है जिसमें हमें डिफ्रेक्शन का कंपोनेंट तो 0 मिल रहा है, ठीक है, और ग्रेटिंग के एनवे ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा भी थीटा पर मिल रहा है, तो फिर ये विलुप्त हो जाएगा। मतलब जो डिफ्रेक्शन भी अगर थीटा पे मिल रहा है हमें और उसी टाइम पे एनवा मैक्सिमा मिल रहा है तो वो मैक्सिमा नहीं दिखाई देगा, ये हमने पढ़ा था, राइट। और हमने देखा था कि एब्सेंट, जो एब्सेंट होगा उसके लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि एनवे, अगर एनवा क्रम का यानी एनवा ऑर्डर का हमें एब्सेंट स्पेक्ट्रम चाहिए तो उसके लिए एक ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों हमारे पास फुलफिल होनी। कैसे? जैसे हमें इफ यू रिमेम्बर, ये हमारे पास डिफ्रेक्शन का पैटर्न मिल रहा था और ये हमारे पास इंटरफेरेंस का मिल रहा था, और जब ये दोनों मिल रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा था, ये इस तरह से हमें मिल रहा था। इसका मतलब अगर सपोज इस पॉइंट पे डिफ्रेक्शन का मिनिमा है, डिफ्रेक्शन का मिनिमा बन रहा है, और इसी पॉइंट पे मान लीजिए इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमम बन रहा है। इंटरफेरेंस का मैक्सिमा अगर डिफ्रेक्शन के मिनिमा की लोकेशन में बन रहा है तो ये मैक्सिमा हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि स्पेक्ट्रम में ये क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, और इसको मैं डिटेल से समझा चुकी हूँ। और अगर डिफ्रेक्शन का मिनिमा और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा एक जगह पर बन रहा है तो उसके लिए कंडीशन आप जानते हो, कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ये यहाँ पर कंडीशन रही थी, ये डिफ्रेक्शन के मिनिमा के लिए थी और ये आपके पास इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के लिए है। और हम चाहते हैं कि ये क्या रहे, एब्सेंट रहे, यानी कि ये मिसिंग रहे, तो यहाँ पर हमने कौन सा ले लिया, एनवा नंबर का, तो एनथ ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमम। ध्यान रहे ये इंटरफेरेंस की बात हो रही है,
ठीक है, तो ये कंडीशन जो थी वो हमने किसमें पढ़ी थी, ध्यान रखना मिसिंग ऑर्डर में पढ़ी थी हमने, टू पैरेलल स्लिट वाले में। टू पैरेलल स्लिट वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मिसिंग ऑर्डर जो था उसमें आपको ये दोनों कंडीशन मिल जाएगी, देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमें ये मिल गया, अगर b इक्वल टू ई है तो n इक्वल टू 2 है, और अगर n इक्वल टू 2m है तो m की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो 2 4 6 वाले मिसिंग होंगे, और अगर b इक्वल टू 2e है तो n इक्वल टू 3m मिलेंगे, तो m इक्वल टू 1 2 3 है तो 3 6 9 वाले हमें मिसिंग मिलेंगे। इसको डिटेल से मैंने उसमें समझा रखा है, उस वाले टॉपिक में, ये रिपीटेड है। दूसरा फीचर इसका क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ग्रेटिंग। एक ग्रेटिंग से आपको मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डिफ्रेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सिमम वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो हमें मैक्सिमम वाली कंडीशन के लिए ये मिल जाएगा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम का आ जाएगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखना, एन स्लिट वाला जो हमने टॉपिक किया था उसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला टॉपिक, उसकी कंडीशन देख लेना, वहां मिल जाएगा। एन स्लिट में हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा इंटरफेरेंस वाला साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा वाला प्रिंसिपल मैक्सिमा, वहां पे मिल जाएगी आपको ये कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब हमें पता है थीटा की डिफ्रेक्शन एंगल जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 90 डिग्री होने की कंडीशन में आपको साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली एन की वैल्यू, आपको एन की वैल्यू जो है सीधी सीधी किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आपके पास 1 ही हो सकती है, और वो कब होगी, थीटा 90 है। तो थीटा 90 होने पे साइन थीटा आपके पास 1 आ जाएगा, और एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई प्लस बी अपॉन लेमडा। इसका मतलब एन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ई प्लस बी अपॉन लेमडा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ई प्लस बी की वैल्यू लेस देन 2 लेमडा है, करेक्ट, ई प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए 2 लेमडा के बिल्कुल बराबर लेती हूँ मैं, अगर बराबर लेती हूँ तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लेमडा अपॉन 2। करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी नीचे लेमडा है, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी एन की मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 2 की वैल्यू। कुल मिला के हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो एन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आया है ई प्लस बी अपॉन लेमडा। अगर ये वैल्यू 2 लेमडा के बराबर हो जाती है तो एन मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2 लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 2, यानी एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 के बराबर। और ये कब मिला था आपको, जब ई प्लस बी की वैल्यू आपने 2 लेमडा के बराबर रखी। इसका मतलब अगर ई प्लस बी की वैल्यू 2 लेमडा से कम होती है तो आपको यही कंडीशन क्या मिलेगी, एन मैक्सिमम की वैल्यू आपको 2 से भी कम मिल जाएगी। और 2 से कम मिलने का मतलब है आपको इंटीजर नंबर ही मिल सकता है, क्योंकि डिफ्रेक्शन में हमेशा ऑर्डर इंटीजर में होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो अगर 2 से कम है तो 2 से कम में आपको क्या मिला, सिर्फ एक ही मिला, यानी आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको देखो फर्स्ट ऑर्डर का एक प्रिंसिपल मैक्सिमम ही प्राप्त होगा। विड्थ कितनी होगी उस सेंट्रल मैक्सिमा की या प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, तो ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें पता है कि एनवा जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा उसकी कंडीशन हमने अभी भी देखी थी। ठीक है, एनवा मिल रहा है इसलिए थीटा की जगह मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, थीटा एन ले लेते हैं। ठीक है, अब वो थीटा एन जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है, और प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ हमें पता है मिनिमा होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई पीक मिल रही है मैक्सिमा, ये रहा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो जाहिर सी बात है इसके पास में ये मिनिमा होगा और ये मिनिमा होगा। ठीक है, तो हमें अगर ये थीटा एन पे मिल रहा है, मान लीजिए थीटा एन पे मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ पर दूसरा एंगल चेंज होगा, तो ये सपोज करो थीटा एन प्लस डी थीटा एन पे मिल रहा है, और ये वाला मान लीजिए थीटा एन माइनस डी थीटा एन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सेंटर वाली पीक थीटा एन पे मिल रही है तो एक मिनिमा उससे आगे होगा और एक मिनिमा उससे पीछे होगा, तो इस पे मिनिमा मिलेगा और इस पे मिनिमा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा एन माइनस डी थीटा एन और थीटा एन प्लस डी थीटा एन दोनों दिशाओं में हमें मिनिमा मिलेंगे। और मिनिमा की जो कंडीशन है वो आपने एन स्लिट के अंदर पढ़ी है, तो वापस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एन स्लिट वाले टॉपिक में जाइए, और उसमें जो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा वाला डिपेंडेंसी हमने पढ़ी थी, उसमें सबसे पहले हमने प्रिंसिपल मैक्सिमम पढ़ा था और उसके बाद मिनिमा पढ़ा था, और मिनिमा के लिए हमें उस वक्त एक कंडीशन मिली थी, ये रही, ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पी लेमडा अपॉन एन, ध्यान रखा ये मिल जाएगा हमें। और जहां पर हमने पी की वैल्यू रखी थी 0 एन 2n और एन के अलावा, इसके अलावा सारे, यानी ये पॉसिबल नहीं थे, इसके अलावा सारे इंटीजर पॉसिबल थे, राइट। तो अब हमारे पास यही कंडीशन वापस लिख रहे हैं अपन मिनिमा की, तो देखिए कि वही कंडीशन हमने वापस यहाँ लिखी है, ये रही, बस पी की जगह हमने क्या लिख लिया है, एम लिख लिया है।
ठीक है, पी की जगह हमने एन लिख लिया है और थीटा की जगह क्या आया है, थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन, क्योंकि यहाँ पर मिनिमा मिलेगा और मिनिमा कौन से एंगल पे मिल रहा था, इस एंगल पे और इस एंगल पे, तो थीटा की जगह वो आ जाएगा और पी की जगह एम, और एम का मान वही कंडीशन है 0 n 2n के अलावा कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर मान लीजिए इस m बाय n का मान n के बराबर हो जाता है, क्योंकि देखो m का मान आपके पास क्या है 0 n 2n, बाकी सबके अलावा कोई भी नंबर चलेगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि m का मान 0 n 2n एंड सो ऑन करते करते n के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन, मतलब ये इनके अलावा कुछ भी हुआ तो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इनके अलावा कुछ भी हुआ तो क्या मिलेगा, मिनिमा। तो इन पर क्या मिलेगा, इसका मतलब इन पे मिलेगा मैक्सिमा, इस पर मिलेगा मैक्सिमा, इसका मतलब इस पे भी मिलेगा मैक्सिमा, और इस पे कौन से नंबर का मैक्सिमा मिलेगा, nth ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि स्मॉल n लिया हुआ है साथ में। इस पर 0 ऑर्डर का हो जाएगा, इस पे फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, इस पे सेकंड ऑर्डर का, तो इस पे क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर का मैक्सिमा। यानी कि जब m की वैल्यू n के बराबर है तब तो हमें मिल रहा है मैक्सिमा, कौन से नंबर का, nth ऑर्डर का, स्मॉल nth ऑर्डर का। तो अगर इससे एक कम कर लूं और एक ज्यादा कर लूं तो उस पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। यानी कि n n-1 कर लो, n n+1 कर लो, तो इन दो पे हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, क्योंकि इन सारी वैल्यूज के अलावा सब पर मिनिमम मिलेगा, तो इन सब पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो लास्ट नंबर पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और अगर मैक्सिमा मिलेगा तो उससे एक कम पे एक ज्यादा पे क्या मिलेगा, हमें मिनिमा। तो यही चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखो। तो मिनिमा के लिए ये m की वैल्यूज होनी चाहिए nn+1 और nn-1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 5 में स्मॉल m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, राइट हैंड साइड में ये स्मॉल m की जगह और लेमडा बाय n। इस लेमडा n को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म से, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 ये रही और इक्वेशन नंबर 6 ये रही, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये डिवाइड आप करके देखना, आपको डिवाइड करने से ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन मिलने के बाद हमारे पास उसकी चौड़ाई कितनी होगी। हाँ, ऊपर हमें क्या मिला, यहाँ पर देखिए एक बार लास्ट डिवाइड करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, ये ऊपर न्यूमरेटर में देखिए साइन थीटा प्लस माइनस डी थीटा, तो यहाँ पर आप साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे एज इट इज है, राइट हैंड साइड में एज इट इज है। अब जो डी थीटा है वो थीटा मान लीजिए बहुत ही छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो उस स्थिति में आपके पास, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा लिया जाता है, और कॉस थीटा जो होता है वो नियर इक्वल टू 1 लिया जाता है। तो कॉस को तो हम ले लेंगे 1 और साइन थीटा को हम ले लेंगे, साइन डी थीटा को हम ले लेंगे डी थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह तो देखो साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। नीचे वाला टर्म आपके पास एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड में आपके पास एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है साइन थीटा एन प्लस माइनस कॉस थीटा एन डी थीटा एन डिवाइडेड बाय साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस क्या मिल रहा था आपको, 1/n एन मिल रहा था। देख लेते हैं एक बार राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, यस यही मिल रहा है आपको। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इसको इससे डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट, तो कॉट डी थीटा एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1/1 माइनस एन मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अपन डी थीटा एन की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट नीचे जाएगा, कॉट नीचे जाएगा तो 1/कॉट कितना होता है, 10 होता है, तो आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों ओर ये डी थीटा एन की वैल्यू मिली है,
तो हमें चौड़ाई कितनी मिलेगी, ट्वाइस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सपोज आपके पास ये था प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये कितने मिल रहा था थीटा एन पे, ये मिनिमा था, ये मिनिमा था, ये कितने मिल रहा था थीटा एन प्लस डी थीटा एन, यहाँ पे क्या थी थीटा एन माइनस डी थीटा एन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी है डी थीटा एन, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी कितनी है डी थीटा एन। तो अगर इसकी चौड़ाई लेनी है मुझे पूरी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की पूरी चौड़ाई मिलनी है, तो डी थीटा प्लस डी थीटा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ डी थीटा एन। तो चौड़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा ट्वाइस। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन 8 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास उसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, एक डिस्पर्शन की बात करते हैं। हमने देखा कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन ये होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है वैल्यू थीटा जो है और लेमडा है, यानी कि जो थीटा है वो लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। तो ई प्लस बी तो ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, थीटा आपके पास एन पर डिपेंड कर रहा है, थीटा आपके पास एन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर एन को फिक्स कर दिया जाए, सपोज हम एन को चेंज नहीं कर रहे हैं, एन को अगर फिक्स कर दिया जाए तो भी थीटा किस पे कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। अब समझिएगा, अगर एन को आपने फिक्स कर दिया तो थीटा सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे कर रहा है। तो अगर हमने व्हाइट लाइट ली, अगर हमने व्हाइट लाइट ली, तो व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होने की वजह से थीटा सेम होते हुए भी, यानी एक ही एंगल पे आपको क्या अलग अलग वेवलेंथ के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए बहुवर्णी का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारे कलर्स की लाइट है, अगर वो करें और n इक्वल टू 0 ले लें, तो n इक्वल टू 0 के लिए, तो n इक्वल टू 0 के लिए तो सबकी राइट हैंड साइड पूरा ही सेम हो जाएगा, सबके लिए सेम हो जाएगा कि लेमडा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर n इक्वल टू 0 कर दिया तो लेमडा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए n इक्वल टू 0 वाली जो लोकेशन होगी वो तो सारे कलर्स के लिए सेम मिलेगी। तो सभी तरंग दैर्ध्य वाली के लिए हमारे पास थीटा 0 आ जाएगा, और बिना डिस्पर्शन के सारी जो वेव्स है वो एक ही जगह पे आके मैक्सिमम बनाएगी, और उसे हम 0 ऑर्डर का स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लेकिन अगर हमने n इक्वल टू 1 कर लिया, n इक्वल टू 1 करने के लिए फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड में लेमडा आ जाएगा, और अगर लेमडा आ जाएगा तो सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होंगे, तो सबके लिए थीटा क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कैसे, देखो e प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा था, अगर ये 0 है तो लेमडा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा 0 ही मिलेगा हमें। लेकिन अगर n इक्वल टू 1 आपने कर लिया तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, e प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। अब व्हाइट के लिए और सॉरी रेड के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, सबके लिए लेमडा अलग अलग होगा। लेमडा चेंज होते ही, क्योंकि ई प्लस बी तो फिक्स है, लेमडा बदलते ही आपका थीटा बदल जाएगा। तो सबका जो मिनिमा होगा या सबका जो मैक्सिमा होगा वो आपको अलग अलग लोकेशन पे मिलेगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, जो पैटर्न आपको मिलेगा उसमें विभिन्न दिशाओं का मतलब है कि थीटा सबके लिए अलग अलग हो जाएगा सारे कलर्स के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर का ही स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको ब्लू की पीक अलग जगह मिलेगी, रेड की पीक अलग जगह मिलेगी, ग्रीन की पीक अलग जगह मिलेगी। इसी तरह से 2, 3, 4 कुछ भी गई है सबके लिए अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटिंग की वजह से डिस्पर्शन हो रहा है, क्योंकि डिस्पर्शन आप किसको बोलते हो, प्रिज्म के लिए आप डिस्पर्शन क्या बोलते हो, जब इधर से व्हाइट लाइट जाती है और बाहर से आपको सारे कलर्स मिलते हैं अलग अलग, तो इसको आप क्या बोलते हो, डिस्पर्शन बोलते हो। तो ग्रेटिंग में भी आपने लाइट डाली, लेकिन n इक्वल टू 1 ऑर्डर में आपको रेड का पीक अलग जगह, ब्लू का पीक अलग जगह, तो कलर डिवाइड हो गए, तो ग्रेटिंग ने भी क्या कर दिया, डिस्पर्शन कर दिया। तो ये डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग कहलाता है। जो डिस्पर्सिव पावर होती है, यानी कितना डिस्पर्शन जो है ग्रेटिंग कर पा रही है, तो जो डिस्पर्सिव पावर होती है उसको दिया जाता है डी थीटा अपॉन डी लेमडा, यानी कि लेमडा में चेंज होने से थीटा में कितना चेंज आ रहा है उसे हम उसकी डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी लेमडा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, करेक्ट। तो यहाँ को दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, लेमडा बदलने से थीटा में चेंज हो रहा है, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई प्लस बी तो एज इट इज रह जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, और एन एज इट इज रहेगा, लेमडा कितना हो जाएगा, डी लेमडा। डी थीटा और डी लेमडा एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, तो ये हमें मिल जाएगा एन अपॉन ई प्लस बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो जो डिस्पर्सिव पावर थी वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है, ई प्लस बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉस थीटा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास डिस्पर्सिव पावर ये आ जाएगी। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओवरलैप भी कर जाती है कई बार। कैसे ओवरलैप भी कर जाती है, मान लीजिए हमारे पास थीटा एक एंगल है
और उसी थीटा पे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है और सबका पीक अलग अलग जगह बनता है, तो हो सकता है कि N1 वाला जो स्पेक्ट्रम है, N1 किसी एक थीटा एंगल पे जो पहली वेवलेंथ है λ1, उसका कौन से नंबर का पीक बन रही है, N1 नंबर की पीक बन रही है। इसी एंगल पे जो दूसरी वेवलेंथ है उसका N2 नंबर की पीक बन रही है, और इसी एंगल पे जो तीसरी वेवलेंथ है उसकी N3 नंबर की पीक बन रही है। तो थीटा तो सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का मैक्सिमा हमें मिल रहा है। तो E प्लस बी साइन थीटा जो है वो N1 λ1 के बराबर होगा, N2 λ2 के बराबर होगा और N3 λ3 के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है आपको, जैसे मान लीजिए तीसरे क्रम की 7000 एंगस्ट्रॉम की रेड कलर की लाइट जो है, रेड कलर की लाइट जो है वो मान लीजिए 7000 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है और उसका थर्ड ऑर्डर मिलता है। तो N1 λ1 कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर मिल रहा है और 7000 एंगस्ट्रॉम का मिल रहा है, तो कितना हो गया 21000 एंगस्ट्रॉम। उसी जगह N2 λ2 यानी उसी जगह एक दूसरी वेवलेंथ हम ले लेते हैं 5250 और उसका फोर्थ ऑर्डर का मिल रहा है, फोर्थ ऑर्डर का मिल रहा है 5250, तो ये भी आपको कितना मिल रहा है 21000, यानी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इन सबका एक ही लोकेशन पे आपको मिलेगा। इसी तरह से 42 को करोगे तो फिफ्थ ऑर्डर का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरलैप हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। इतना ही काफी है इसके बारे में समझना। अब ये जो डिस्पर्शन प्रिज्म ने किया है, सॉरी ग्रेटिंग ने किया है, और प्रिज्म का जो डिस्पर्शन होता है दोनों में डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्रेटिंग डिस्पर्शन। तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर चला जाता है आपसे, अगर पूछा जाता है तो आप ये टेबल जो है इसको देख लीजिएगा। बनने का कारण, प्योरिटी, शेप, थ्योरेटिकल है पूरा, बेसिक सिलेबस में तो नहीं है ये। नंबर, ओवरलैपिंग, इंटेंसिटी, डिपेंडेंसी, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इंग्लिश में भी आपको दिखा देती हूँ। ये हमने रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो थी उसके बारे में पढ़ा था, फिर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जस्ट शोइंग यू सो दैट आप इसको नोट्स बनाते टाइम पे इंग्लिश मीडियम वाला देख सकें। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी थी। एब्सेंट स्पेक्ट्रम जो था वो भी हमने देखा था। इस तरह से फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर थे वो भी हमने देखे थे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, ये देखिए। फिर इसकी विड्थ हमने देखी थी, चौड़ाई, ये विड्थ हमने देखी थी, और ये रिमेनिंग पार्ट इसका हमने यहाँ पर किया था। डिस्पर्शन भी हमने पढ़ा था अभी। डिस्पर्सिव पावर हमने निकाल ली थी। ओवरलैपिंग भी हमने देख ली थी, ये ओवरलैपिंग हमने देख ली थी। और ये डिफरेंस मैंने टेबल बनी हुई है यहाँ पे। अब मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एक्सपेरिमेंट भी है, बीएससी पार्ट 1 के अंदर एक्सपेरिमेंट भी होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से अगर कोई अननोन सोर्स दे दिया उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो वो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई nवे ऑर्डर का अगर हमें डिफ्रैक्शन एंगल थीटा पे मिल रहा है तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये होती है, यहाँ से हम लेमडा का फॉर्मूला निकाल लिए सबसे पहले। ई प्लस बी की जो है वो वैल्यू हमें ग्रेटिंग के ऊपर लिखी हुई होती है। बेसिकली ई प्लस बी क्या होती है, एकांक लंबाई में कितनी लाइनें ड्रॉ की गई है उनकी संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमें बोला गया है कि 1 इंच में 15,000 लाइनें हैं, तो आपके पास कितना है, बोला गया है कि 1 इंच में कितनी लाइन है आपके पास, 15,000 लाइनें हैं। 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, यानी 2.54 सेंटीमीटर में कितना है आपके पास, 15,000 लाइनें। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर में लाइन कितनी हो जाएगी, या 1 सेंटीमीटर का आप निकाल सकते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास, कैसे निकालेंगे। ओके, इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया है कि एक, इन्होंने बोला है कि एकांक लंबाई में रेखाओं की संख्या से गणना की जाती है। ओके, गणना, ये डेफिनेशन नहीं है, गणना है, मतलब इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट की डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है 15,000 लाइन्स को कितनी डिस्टेंस में कवर किया गया है, 2.54 सेंटीमीटर में। तो एक लाइन को कवर करना, और एक लाइन का मतलब ये होगा उसमें लाइन भी आ गई और बीच की दूरी भी आ गई, यानी कि ई प्लस बी दोनों आ गए, ध्यान रखना, एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.54 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आपके पास, एंड दिस इज कॉल्ड ई प्लस बी। ठीक है, एक लाइन को कवर करने के लिए कितनी दूरी की जरूरत पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ई प्लस बी तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अब आपको लेमडा के लिए चाहिए क्या, इसका मतलब ई प्लस बी आपके पास आ चुका है, आपको चाहिए साइन थीटा और एन चाहिए।
साइन थीटा और एन को लिए सबसे पहले देखो इसको, इसका जो सेटअप होता है वो कैसा होता है, पहले सेटअप देख लीजिए एक बार। ये देखिए सेटअप, आपके पास क्या होता है, एक तो कॉलीमेटर होता है, ठीक है। कॉलीमेटर में से तो आपके पास लाइट आती है। अब आई होप ये आपको दिखाना जरूरी होता है। एक्चुअली में देखो यहाँ समझना, एक टेबल होती है छोटी सी, ठीक है, एक टेबल होती है, इस टेबल को हम बोलते हैं प्रिज्म टेबल, और इसके ऊपर एक स्टैंड होता है और इस स्टैंड पे हम ग्रेटिंग रखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, टेबल का नाम प्रिज्म टेबल है, डोंट गेट कंफ्यूज। प्रिज्म का, इसका टेबल का नाम प्रिज्म टेबल है, लेकिन इसके ऊपर एक स्टैंड लगा के उस पे हम क्या रखते हैं, ग्रेटिंग रखते हैं, ठीक है। यहां से आपके पास, आपने लाइट का सोर्स रख रखा है, लैंप रख रखा है, उस लैंप से लाइट आई, अब वो बहुत फैली हुई होती है तो उसको बहुत थोड़ी सी कम कम उसमें नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉलीमेटर लगा होता है, जिससे कि लाइट ग्रेटिंग के ऊपर गिरती है, ठीक है। तो कॉलीमेटर का काम क्या है, ये लाइट ग्रेटिंग पे सीधी सीधी गिराएगा, और उसके बाद ग्रेटिंग से उसका डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन के बाद लाइट इधर उधर किधर भी जा सकती है, तो यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप रखा हुआ होगा, और उस टेलीस्कोप से हम उसको देखेंगे, ये जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखो इसको सेट किया जाता है, पहले ये कॉलीमेटर हो गया, ये आपका टेलीस्कोप हो गया। इन्होंने भी टेलीस्कोप को भी, ये दो टेलीस्कोप नहीं है, इसी टेलीस्कोप को घुमा के आप यहाँ पर लेके आ गए, क्योंकि डिफ्रेक्शन के बाद लाइटें चारों तरफ फैलती है ना, तो उसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप को चारों तरफ घुमाना रहेगा, इसलिए घुमाने की व्यवस्था हमारे पास होती है। जैसे देखिए, ये रहा सोर्स, ये रहा कॉलीमेटर, यहाँ से लाइट ग्रेटिंग पे गिरी, ये पी का मतलब प्रिज्म टेबल है, और गिरने के बाद लाइट इधर भी गई और इधर भी गई। तो एक बार आपने टेलीस्कोप को घुमा के यहाँ देख लिया, एक बार आपने टेलीस्कोप को घुमा के यहाँ देख लिया, और ये एंगल है यहाँ पे जो आपको कितना आपने टेलीस्कोप को घुमाया है, ये उस टेलीस्कोप के अंदर एंगल का वो वर्नियर स्केल लगा हुआ रहता है, उससे हमें एंगल पता चल जाता है कि हम कितना घूम गए। पर इसको पहले सेट करना होता है। अब इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इस पूरे सेटअप को हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, है ना। स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले टेलीस्कोप को कॉलीमेटर के बिल्कुल सामने लाते हैं, ठीक है। अभी हमारी ग्रेटिंग की हमने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, अभी हमने हमारी ग्रेटिंग का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया है, बस हमने क्या किया, कॉलीमेटर और टेलीस्कोप को बिल्कुल आमने सामने लेके आ गए। आमने सामने मतलब यहाँ से कोई लाइट गई तो सीधे टेलीस्कोप में जाएगी, इस तरह से हम इसको आमने सामने लेके आ गए। अब हमने क्या किया है, अब हमने लाइट जलाई, लाइट जलाई, और लाइट जलाने के बाद हम इसको इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि हमें जो टेलीस्कोप है उसका जो क्रॉस तार है, टेलीस्कोप का क्रॉस तार का मतलब है कि उसके अंदर एक वर्टिकल तार होता है और एक हॉरिजॉन्टल तार होता है, और वो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देख लेंगे कि किसी चीज को बिल्कुल उसी टाइम उसी पॉइंट पे फोकस करने के लिए क्रॉस तार काम में लिया जाता है। 11th-12 में पढ़ा भी होगा आपने। तो इसको बिल्कुल सीधा किया है और इस तरह से अरेंज कर दिया कि जहां जो कॉलीमेटर की लाइट आ रही है उससे सीधा सीधा वो कहाँ पे, उसका इमेज कहाँ पे बन रही है, उसके टेलीस्कोप के क्रॉस तार पे बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रिज्म टेबल है उसको स्प्रिट लेवल की सहायता से, मतलब वो ऊपर ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, उसको हर उसका लेवलिंग चेक कर ली, ठीक है। लेवलिंग चेक करने के बाद क्या करेंगे, लेवलिंग चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ग्रेटिंग को उसके ऊपर रखते हैं, ग्रेटिंग को उस प्रिज्म टेबल के ऊपर रखते हैं, और रखेंगे कैसे, लंबवत आपतन के लिए। लंबवत आपतन का मतलब ये होता है कि प्रिज्म ग्रेटिंग को ऐसे रखेंगे कि यहां से जो लाइट गिरे वो बिल्कुल ग्रेटिंग पे 90 के एंगल पे गिरे, ठीक है, 90 के एंगल पे गिरे। अब 90 के एंगल पे गिरे तो हमारे पास करना क्या रहेगा, इसके बाद हम टेलीस्कोप को उसके बिल्कुल सीध में रखकर, और जो हमें पैटर्न मिल रहा है, स्लिट का जो पैटर्न मिल रहा है, स्लिट की जो इमेज बन रही है, वो कितने एंगल पे बन रही है, क्रॉस तार पे बनाएंगे, और हम उसका रीडिंग ले लेंगे कि कहाँ कितने एंगल पे हमें टेलीस्कोप को सेट करना पड़ा कि वो एंगल बना। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, इसको पहले आप अपने हिसाब से तो आपने 90 पे कर दिया, अपने हिसाब से तो आपने इसको बिल्कुल 90 पे सेट कर दिया, और टेलीस्कोप के अंदर आपने इमेज चेक करी, टेलीस्कोप को इतना घुमाओ कि आपको बिल्कुल जो यहाँ पे डिफ्रेक्शन की जो स्लिट है उसकी इमेज दिख रही है ना, और इमेज आपको जहां पर भी दिख रही है उसकी रीडिंग आपने नोट कर ली, ठीक है। रीडिंग नोट करने के बाद हमने क्या किया, अब देखो, अब प्रिज्म टेबल को स्थिर रखते हुए आपने ग्रेटिंग को हिलाया भी नहीं है, और आपने टेलीस्कोप को ठीक 90 से घुमा दिया, आपने ये टेलीस्कोप को घुमा के सीधा यहाँ लेके आ गए, बिल्कुल ऐसे टेलीस्कोप आपका ऐसे हो गया, और ये एज इट इज है, ये अभी फिक्स है, मतलब ग्रेटिंग को चेंज नहीं किया है, और आप टेलीस्कोप को घुमा के और 90 डिग्री के एंगल पे नीचे लेके आ गए।
उसके बाद अब हम ग्रेटिंग सहित प्रिज्म टेबल को इतना घुमाते हैं कि ग्रेटिंग के तल से रिफ्लेक्टेड लाइट टेलीस्कोप पर आ जाए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया गया है। देखना, पहले आपका कॉलीमेटर यहाँ था और टेलीस्कोप यहाँ था, और ग्रेटिंग आपने इस तरह से परपेंडिकुलर रखी थी, तो जाहिर सी बात है जो 90 डिग्री पर यहाँ पर गिरी है वो सीधा क्रॉस करके टेलीस्कोप पर पहुंच गई और आपने उसकी रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, अब अगर टेलीस्कोप को इधर लेके आ जाओगे तो उस पर कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपने सारी ग्रेटिंग को तो इस तरह से रख रखा है, तो लाइट तो क्रॉस करके जा रही है, तो इधर तो कोई लाइट आ ही नहीं रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रिज्म को इतना घुमाएंगे, राइट, इसको प्रिज्म को, ये ग्रेटिंग को एक तरह से ये टेबल पर रखी हुई है प्रिज्म टेबल पे। अब आप इस ग्रेटिंग को इतना घुमाओ, इतना घुमाओ कि इससे पार करने वाली लाइट नहीं, इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, यानी यहां से लाइट गिरे, रिफ्लेक्शन के बाद वो नीचे आए। अब अगर मैं कोई लाइट ऐसे डालती हूँ और मैं चाहती हूँ कि रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे आए, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब आपकी ग्रेटिंग इस तरह से रखी हुई हो, ग्रेटिंग का प्लेन इस तरह से हो कि इंसिडेंट लाइट उस पे गिरे और फिर नीचे आ जाए। ये तभी हो सकता है जब आपकी ग्रेटिंग है। इसलिए हमें यहाँ ये कहा गया है कि आप टेलीस्कोप को तो नीचे लेके आ गए, अब आपको प्रिज्म टेबल को इतना घुमाना है कि यहाँ से लाइट आने वाली रिफ्लेक्ट होके नीचे पहुंचे। तो लेट मी शो यू क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ग्रेटिंग सहित प्रिज्म टेबल को इतना घुमाओ कि ग्रेटिंग के तल से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होके आपके पास क्रॉस तार पर आ जाए। और ये देखो, ये तभी हो सकता है जब आपके पास ग्रेटिंग इस तरह से हो। करेक्ट? इस स्थिति में ध्यान रखना, जो लाइट आ रही है और जो ग्रेटिंग है उसके बीच का एंगल बनता है 45। हमेशा ध्यान रखना, ये तभी होगा जब यहाँ पर ये एंगल जो है वो एग्जैक्ट अगर 45 बना तो आपको सारी की सारी, मतलब काफी जो लाइट है वो नीचे रिफ्लेक्ट होके मिल जाएगी। इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है वो ग्रेटिंग के तल से कितने का कोण बना रही है? 45 डिग्री का बना रही है। अब हमें क्या करना है, अब टेलीस्कोप को तो स्थिर रख दो, ठीक है, और प्रिज्म टेबल को 45 से और घुमा दो। मतलब अभी 45 तो आपने घुमा ही दिया, देखो 45 तो हो चुका है। कैसे हो चुका है? ग्रेटिंग को आपने इधर कर दिया ताकि लाइट इधर आई और इधर रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप तक पहुंच गई, ये अपना सी था। तो ये ऑलरेडी 45 तक तो है। अब बोल रहे हैं कि ग्रेटिंग को 45 से और घुमा दो। अगर 45 से और घुमा देंगे तो बिल्कुल कितना हो जाएगा? 45 ऑलरेडी है, और 45 ऑलरेडी है, यानी कि ग्रेटिंग को इधर घुमा दो थोड़ा सा और। अभी ऐसी थी ना, अब इसको ऐसे ले जाओ वापस, तो 45 तो ऑलरेडी है, 45 और हो गया, टोटल कितना हो गया? 90। ये देखिए, इस स्थिति में ग्रेटिंग जो है वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने के बाद क्या करना आपको? इसका मतलब यहाँ से आपके पास कॉलीमेटर की लाइट आई और ये आपके पास ग्रेटिंग है। अब आप यूं कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट कितना है, दोनों के बीच में 90 एंगल है, और ये जो टेलीस्कोप है इसको वापस इधर ले चल जाओ, तो ये आपका आ जाएगा टेलीस्कोप। ये तो प्रायर सेटिंग थी। अब आपका एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अब आप लाइट डालो, लाइट डालने से ये ग्रेटिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या कि बीच में आराम से डिफ्रेक्शन होगा। डिफ्रेक्शन से लाइट आपके पास इधर जाएगी। तो एक बार आपको टेलीस्कोप को इधर ले जाना है यहाँ वाला ऑब्जर्व करने के लिए, फिर टेलीस्कोप को इधर लाओ, यहाँ वाला ये भी एंगल और ये भी एंगल है, तो ये आपको टेलीस्कोप को आप कितना घुमा रहे हो वो उसी के ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है, तो उसको पढ़ना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि पुनः हम कॉलीमेटर के सामने ले आए, दाएं या बाएं घुमाकर फर्स्ट ऑर्डर के स्पेक्ट्रम को देखते हैं और हमारे क्रॉस तार पर लाकर उसका रीडिंग नोट कर लेते हैं, और फिर हम और दूसरी साइड में घुमाते हैं और वापस दूसरी साइड भी रीडिंग ले लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका मोटाई विड्थ हो जाती है। ठीक है, थीटा का मान हमें पता चल जाएगा। थीटा का मान पता होने से, और एनवे ऑर्डर का, क्योंकि हमने जब घुमाया होगा, देखो जब हम इसे घुमाएंगे ना टेलीस्कोप को, तो पहली ब्राइट इंटेंसिटी हमें n=1 पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो जीरो ऑर्डर का बन जाता है, और यहाँ पर फिर हमें पहली तो n=1 आ जाएगा, और कितना घुमाया वो थीटा से हमें साइन थीटा मिल जाएगा, और लेमडा का फॉर्मूला कितना था? E प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन। ई प्लस बी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन थीटा आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो उससे हमें लेमडा का पता चल जाएगा, तो लेमडा हमें पता चल जाएगी। ओके, इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की जरूरत पहले बात तो पड़ी क्यों? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में दिक्कत क्या थी? एक्चुअल में हो क्या रहा था कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग सपोज इस तरह से है, आपके पास ये लाइनें बनी हुई थी, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सोर्स है तो उससे लाइट ऐसे जा रही थी और हमें इस पे 90 पे गिरानी थी। 90 पे गिराने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ रही थी जिससे कि वो पैरेलल हो जाती,
और पैरेलल होने के बाद जो लाइट निकल रही थी वापस, सपोज इधर जा रही है इस तरह पैरेलल, या फिर इधर आ रही है पैरेलल, वापस इनको देखने के लिए फिर से कॉन्वेक्स लेंस लगा के और उसको फोकस करना पड़ रहा था हमारे टेलीस्कोप पे। अगर इधर जा रही है तो इधर लेंस लगा के उसको क्या करना था, फोकस करना पड़ रहा था टेलीस्कोप पे। तो एक लेंस तो हमें पहले जरूरत पड़ रही थी ग्रेटिंग से पहले, और दूसरे लेंस की जरूरत हमें ग्रेटिंग के बाद में पड़ रही थी। तो दो दो लेंसों के अंदर हमने ऑप्टिक्स में चैप्टर 1 में या 2 में देखा था, क्रोमेटिक सॉरी अबर्शन होते हैं, यानी लेंसों के बहुत सारे विपतन होते हैं, अबर्शन होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि लेंस कम से कम यूज हो, तो प्लेन ग्रेटिंग में तो लेंस की जरूरत पड़ती है, वो भी एक नहीं दो। ठीक है, तो दो कॉन्वेक्स लेंसों की जरूरत पड़ती है। एक हमारा काम क्या करता है, उसको परपेंडिकुलर डालता है ग्रेटिंग पे, और दूसरा हमारा क्या करता है, टेलीस्कोप जो है उसके लिए फोकस करता है किसी पॉइंट पर। इन दोनों लेंसों में थोड़ा थोड़ा क्रोमेटिक अबर्शन होता है, जिससे कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है। दूसरा लेंस अगर यूज करते हैं तो उससे ये भी दिक्कत है कि लेंस जो होता है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इन लाइटों को पूरा ही अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर इनका डिफ्रेक्शन देखना है तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास लाइटें आएगी, लेंस अल्ट्रावायलेट को और इंफ्रारेड को तो अब्सॉर्ब कर लेगा, तो डिफ्रेक्शन के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये समस्या होने की वजह से हमें रोलैंड ने क्या किया, रोलैंड ने कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का विकास किया, जिसमें दो लेंसों की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेट मी शो यू जितना हमने पढ़ा है, ये मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिएगा, पोज करके अपने नोट्स आप बना लीजिएगा। ये डायग्राम था हमारे पास। कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में होता क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि चांदी से पॉलिश किया हुआ मेटल का एक कॉन्केव मिरर होता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर का मतलब हमारे पास मिरर का शेप इस तरह से होता है, और इस पे इस तरह से लाइनें खींची हुई होती है बहुत सारी। ये ग्रेटिंग का काम, मतलब अब तक हम ऐसे ले रहे थे ना, इस तरह से लाइनें खींची हुई थी। अब ये कॉन्केव मिरर है, इस पे लाइन इस तरह से खींची हुई है। कितनी 10,000 से लेकर 30,000 तक प्रति इंच पर इंच हमें इतनी सारी लाइंस जो है वो मिल जाती है, और ये अवरोधक का काम करती है। खुदे हुए भागों के बीच में जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्शन एलिमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था। बी खुदे भाग की चौड़ाई और ई वही ट्रांसपेरेंट चौड़ाई, तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना हो गया, ई प्लस बी हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग अपने आप ही लाइनों को फोकस कर लेते हैं, इससे हमें दो लेंसों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्योंकि दो लेंस नहीं लिए तो वहां पे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट को अब्सॉर्ब भी नहीं करना पड़ा, तो इनके भी डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, जो हमने अभी बताई है। इस डायग्राम को समझना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, जो कि हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये आपके पास जो कॉन्केव मिरर है वो देख लीजिए कौन सा है, हमारी ग्रेटिंग वाला पार्ट कौन सा है। सबसे पहले हमारी जो ग्रेटिंग है वो है जी जी प्राइम। तो देखो यहाँ से जी से लेकर जी प्राइम तक का जो हिस्सा है ये हमारी ग्रेटिंग है। ओके, सर्कल हमारी ग्रेटिंग नहीं है, सर्कल क्यों बना है बाद में पता चलेगा। इस पर हमने बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस बी है, और इसका कर्वेचर सेंटर सी पर है। कर्वेचर सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर हमारी ग्रेटिंग इस तरह से है, तो अगर आगे जाके इसको कंप्लीट एक सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सेंटर सी पे आएगा। लेकिन इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर आर, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालूं तो वो भी आर होगी। बट हमने क्या किया है, इस आर को डायामीटर मानते हुए और सी से गुजरता हुआ, और यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है पी, पी और सी को टच करता हुआ, और आर को डायामीटर मान के क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से, थोड़ा खराब बना है ये, दिस इज कॉल्ड रोलैंड सर्कल। ग्रेटिंग तो यही है हमारी जी पी जी प्राइम, ग्रेटिंग कौन सी है, जी पी जी प्राइम। ठीक है, और ये हमारे पास आर को, जो कि वैसे तो देखा, अब सी ध्यान रखना, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये हमने सर्कल ड्रॉ किया है। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं, जो कि ग्रेटिंग को बिंदु पी पर टच करता है, दिखाई दे रहा होगा, और सी से होकर गुजरता है। इसे हम रोलैंड सर्कल कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटिंग के लिए सबसे पहले एस से
ग्रेटिंग पर हम कोई लाइट डालेंगे और वो उस पे 90 डिग्री पे जाएगी, हम इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री पे जाने के बाद उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें एस प्राइम पर मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि सपोज एस पे हमारा सोर्स रखा है, एस से 2 रे गई, देखो एस से एक किरण गई जो कि ए पर टकराई, और यहाँ पे टकराने के बाद उसका डिफ्रेक्शन के बाद वो देखो इस दिशा में गई है, ये वाली किरण जो है वो इस दिशा में गई है एस प्राइम पर। इसी तरह से एस से निकलने वाली जो दूसरी किरण है वो यहाँ से निकली और वो इस दिशा में गई है। ओके, तो ये बी से, एक तो पहली जो किरण है वो ए से डिफ्रेक्ट हुई है और दूसरी बी से डिफ्रेक्ट हुई है, लेकिन दोनों ही जो है वो एस प्राइम पे जाके फोकस हो गई। तो अपने आप ही वो फोकस हो गई, हमें लेंस की जरूरत नहीं पड़ी। पर इसका कंडीशन हमें निकालना पड़ेगा कि क्या हम ये कैसे हम इतना अश्योरिटी से कह सकते हैं कि एस से जो एक ही बिंदु से दो किरणें निकली है वो दोनों एस प्राइम पर एक ही जगह क्यों गई, अलग अलग क्यों नहीं गई, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मान लीजिए ए और बी जो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट के वो हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट है ए और बी के बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी लेंगे हम, ई प्लस बी लेंगे, ठीक है। रोलैंड ने क्या सिद्ध किया कि जब एस और एस प्राइम दोनों रोलैंड सर्कल पर होते हैं तो हमारे पास इसमें दो मुख्य गुण होते हैं। जब एस और एस प्राइम दोनों सर्कल के परिधि पर होंगे तो इसमें दो प्रॉपर्टी होगी, और वो कौन सी होगी कि अगर हम ए की स्थिति परिवर्तित करते हैं तो उससे ये लंबाई जो है एस ए प्लस ए एस प्राइम चेंज नहीं होगी। ये आपको वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस यहाँ था हमारा, है ना, और सपोज ए यहाँ पर था, ए यहाँ पर था हमारा, एस से ए गई और ए से एस प्राइम पर गई, है ना। तो अगर एस को चेंज करेंगे, एस को सपोज आप इधर ले आओगे, तो अगर ये दूरी बढ़ जाएगी ना, ये दूरी बढ़ जाएगी ना, तो आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग जब एस प्राइम पे जाना होगा तो वो दूरी घट जाएगी। इसका मतलब है देखो एस ए और एस प्राइम, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि एस ए प्लस ए एस प्राइम ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एक दूरी को आप घटाओगे तो दूसरी वाली दूरी बढ़ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल में अगर सपोज करो ये डायमीटर है, ये लाइन और प्लस ये लाइन, इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये तीन मैंने ट्राइंगल बनाए हैं, इन तीनों की दूरियां बराबर है। देखिए सपोज करो ये ए है तो इस कंडीशन में ए लेस देन बी था, जबकि जो लास्ट वाला ट्राइंगल था उसमें ये ए था और ये बी था, तो उसमें ए ग्रेटर देन बी हो गया। तो अगर ए को कम करेंगे तो बी बढ़ जाएगा, ए को बढ़ाएंगे तो बी घट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है कि ए की जगह अगर अपन बी लें तो पथ की लंबाई में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा, और ये उस अवयव के क्रमांक पर निर्भर नहीं होगा, ये हम निकाल लेंगे अभी, है ना, ये हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका डेफिनेशन सॉरी डेरिवेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम पे आते हैं। ओके, तो एस से उत्सर्जित, एस से निकलकर ए और बी बिंदु से डिफ्रेक्ट होके एस प्राइम तक अगर दो किरणें पहुंची है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, एस बी प्लस बी एस प्राइम, एस ए प्लस ए एस प्राइम, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले एस से, है ना, एस से एक रे गई, जस्ट अ मिनट, ये हमारा रोलैंड सर्किल था, ये एस था, ये एस प्राइम था, है ना। यहाँ पे हमारा, मैं एक बार इसी पे मान लेती हूँ, मेरा ए पॉइंट यहाँ था और बी पॉइंट यहाँ था। तो पहली किरण देखो एस से ए पर गई, ठीक है, और ए से एस प्राइम पर गई, तो इसने दूरी कितनी तय करी, एस ए प्लस ए एस प्राइम। दूसरी किरण मेरी एस से बी पर गई, ठीक है, और बी से एस प्राइम पर गई, तो दूसरी किरण की दूरी कितनी हो गई, एस बी प्लस बी एस प्राइम। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे पथांतर निकालना हो, पाथ डिफरेंस, तो दोनों की लंबाइयों का अंतर निकालेंगे, तो इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई, ठीक है, और यही आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, एस बी प्लस बी एस प्राइम माइनस एस ए प्लस ए एस प्राइम। अब देखो एस और एस प्राइम को केंद्र मानते हुए एस ए बराबर एस एन और एस प्राइम एम बराबर एस प्राइम बी त्रिज्याएं लेकर ए एन तथा बी एम चाप खींचते हैं, और ग्रेटिंग एलिमेंट छोटा होने की वजह से ए एन और बी एम को लगभग सीधी रेखा मान सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे,
देखो यहाँ पर ये मुझे आपको समझाना है थोड़ा सा। ये कहना चाह रहा है कि एस और एस प्राइम को केंद्र मानते हुए सबसे पहले एस ए, ये एस को सेंटर मानते हुए, ठीक है, एस ए, ध्यान से देखना, एस से लेके ए तक की दूरी को त्रिज्या मानते हुए, त्रिज्या माना है इसलिए उसको नाम दे दिया R1, ठीक है, यानी R1 को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचना है आपको, और वो चाप होगा आपका AN, वो चाप आपका होगा AN। तो कैसे देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बना रही हूँ, ये मेरा एस ए है, तो एस को केंद्र मानकर ए पर अगर मैं चाप खींचूंगी तो वो चाप कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, ये देखो ऐसा आएगा। तो वो सामने वाली लाइन पे, और चाप की प्रॉपर्टी होती है, चाप के ऊपर अगर आप यहाँ कोई सी भी लाइन खींच दो तो ये सारी लाइनें कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। तो ये जो लाइन है आगे जाके काटेगी, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा आपका, 90 का एंगल बनेगा, ये बिंदु एन है, ध्यान रखना। तो हमने चाप कौन सा लिया, एन। उसी तरह से एस प्राइम बी, एस प्राइम बी को अगर ये त्रिज्या सपोज R2 है और ये R1 है, R2 को त्रिज्या मान के आप बी से एक चाप खींचिए, ये लीजिए दूसरा चाप आप, और ये चाप कहाँ पर जाके मिलेगा, एम पे। तो आपको एक चाप मिल गया BM और एक चाप आपको मिल गया AN। तो ये दोनों चाप मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पे N इस बिंदु को माना है, इस बिंदु को इन्होंने N माना है, तो ये रहा चाप पहला, ठीक है, ब्लू से दिख रहा होगा, और एक B से लेके M तक का ये चाप आपके पास हो गया, ठीक है, ये दो चाप हो गए। अब एस ए को एस एन बोला है, एस ए और एस एन बराबर बोला है ना, एस ए और एस एन बराबर, क्योंकि आप डायग्राम में देखिए एन आपका यहाँ पे है और ए आपका यहाँ पे है, यानी ये जो एस से है ये ए की बिंदु और एस से एन की दूरी सेम है। कैसे सेम है ये देख लीजिए, जाहिर सी बात है कि अगर आपने एस से, ये रहा ए, और यहाँ से एक चाप खींचा और वो चाप आगे जाके एन पे काट रहा है, तो प्रॉपर्टी है ना, चाप की प्रॉपर्टी होती है कि ये दूरी अगर R1 है तो ये दूरी भी कितनी होगी, R1, क्योंकि ये उस चाप की त्रिज्या है, करेक्ट। तो इसीलिए आपके पास ए बिंदु और एन बिंदु दोनों से अगर हम एस को मिलाएंगे तो ये दूरी क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस ए बराबर एस एन, ये एस ए बराबर एस एन समझ में आ गया। इसी तरह से एस प्राइम एम बराबर एस प्राइम बी होगा, और आपके चाप होंगे ए एन और बी एम, और ए एन और बी एम को हमने लगभग सीधी रेखा बाना है, क्योंकि वो छोटी है, बहुत दूरी छोटी, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन बना है। हमारा पाथ डिफरेंस क्या था, हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पे था, हाँ, सबसे पहले इक्वेशन 1 से देख लीजिए पाथ डिफरेंस को इन्होंने किस तरह से लिखा है। पाथ डिफरेंस को इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले देखो एस बी और एस ए, इसको बराबर में लिख लो, मतलब एस बी को मैं लिख लेती हूँ पहले, उसके साथ में माइनस ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इस दोनों को साथ में लिखा तो ये मिल गया हमें, ये देखो दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी एस प्राइम तो है पॉजिटिव का और ए एस प्राइम है विद नेगेटिव साइन, यानी कि हमें मिल रहा है माइनस का ए एस प्राइम प्लस बी एस प्राइम। इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, ए एस प्राइम माइनस बी एस प्राइम, और यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए माइनस के साथ में ये। तो इक्वेशन 1 जो है उसी को यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया गया है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि एस ए जो है वो एस एन के बराबर है, तो इस एस ए की जगह एस एन लिख दिया, और इस बी एस प्राइम की जगह एम एस प्राइम लिख दिया। अब एस बी में से एस एन को माइनस करेंगे तो बचेगा बी एन, कैसे, एस बी में से एस एन को माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारे डायग्राम में है क्या, हाँ, हमें क्या करना है, एस बी में से एस एन को माइनस करना है। तो ध्यान ध्यान से देखिए, मैं लिख लेती हूँ, एस बी, एस बी यहाँ से है, ये रहा देखो, एस बी आपका ये रहा, और एन आपका ये रहा, एन आपका ये रहा, तो ये रहा मतलब पूरी लाइन ये रही आपकी एस बी, और उसमें से ये है आपका एस एन, यानी यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बी है। तो एस बी में से एस एन को माइनस करोगे तो ये बचेगा ना बी एन, बी एन बचेगा, तो बी एन लिखा हुआ है ये रहा। सिमिलरली ए एस प्राइम में से एम एस प्राइम को माइनस करना है, ए एस प्राइम में से एम एस प्राइम को, तो डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। सिमिलरली ए एस प्राइम, हाँ, ए एस प्राइम, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यस, देखो ए आपके पास ये रहा और एस प्राइम आपका यहाँ रहा, ए एस प्राइम में से किसको माइनस करना है, एम एस प्राइम को, एम आपका ये रहा, एम, और एस प्राइम आपका फिर से ये रहा, तो ये रहा ए
एस प्राइम, और ये रहा एम एस प्राइम, माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा, एम ही तो बचेगा, तो ये रहा एम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। चलिए, अब हम यहाँ पर बी एन माइनस ए एम हमें बेसिकली निकालना है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें एंगल बता देती हूँ कि एंगल कैसे कैसे लिए हैं। यहाँ पे आई और थीटा क्या है। जब एस बिंदु से किरण गई ए पर, आई होता है इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल हमेशा किस किस के बीच में लिया जाता है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। तो यहाँ के केस में हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, देखो यहाँ के केस में सपोज ये हमारा सर्कल था, यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर एस था, और यहाँ पर एस प्राइम था। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो ग्रेटिंग थी वो इस तरह से थी। ठीक है, और हमें पता है कि उस ए बिंदु पर हमारे पास क्या हो रहा था, ए पॉइंट जो है ये रहा, देखो यहाँ पे ए है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ग्रेटिंग पे जब भी हमें पता है कि अगर मान लीजिए ये हमारी ग्रेटिंग है, तो मैं इसको अगर आगे कंप्लीट करती तो हमारे पास सेंटर आता यहाँ पे, और सेंटर से ग्रेटिंग पर कोई भी लाइन डालोगे तो वो आपके पास कितना बनाएगी, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल बना, इसका मतलब ये तो आपका हो गया अभिलंब, ये जो है वो तो आपका अभिलंब हो गया। अब अगर आपका सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है और इस पॉइंट पर कोई किरण आती है इस तरह से, इस कोई किरण एस से इस बिंदु ए पर पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, इसलिए इसको हमने बोल दिया आई। तो सी से ए को मिलाने वाली जो लाइन होगी और उससे एस ए जो भी एंगल बनाएगा उसे आई बोलेंगे। तो पिक्चर में देख लीजिए, सी से ए को मिलाने वाली लाइन है आर, और एस से ए को मिलाने वाली लाइन है आर वन, और दोनों के बीच का एंगल बन रहा है आई। तो आई आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और दूसरा हमारे पास, आप परावर्तन कोण कह दीजिए या विवर्तन कोण कह दीजिए, यानी डिफ्रेक्शन एंगल कह दीजिए, या फिर आप उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह दीजिए, कुछ भी कहिए। मतलब यहाँ से टकराने के बाद ये जाएगा एस प्राइम पे। सपोज आपका एस प्राइम इधर है, टकराने के बाद ये इस तरह से गया, तो इसी सी ए से अब जो एंगल बनेगा वो हमारा दूसरा एंगल होगा थीटा, तो उसे थीटा का नाम दे दिया, तो थीटा देख लीजिए एस ए प्राइम। ये पहली किरण के साथ हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर हमारा बिंदु है बी, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इसी एस से अब यहाँ पर वापस इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगी, ये भी आपके पास क्या रहेगी, रेडियस ही रहेगी। ये भी आपके पास क्या रहेगी, रेडियस, और ये भी आपके पास अभिलंब है। तो इस बार ध्यान से समझना, इस बार एस से बी की तरफ रह जाएगी, एस से बी की तरफ रह जाएगी इस तरह से, तो ये एंगल आपका इंसिडेंस होगा। इस बार हमने क्या किया है, जैसे इसको आई बोला था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको मान लीजिए, इसको हम बोल दिया आई प्लस डी आई, और इसके करस्पॉन्डिंग लाइट अब इस दिशा में जाएगी, तो ये एंगल जो है पहले कौन सा लिया था, थीटा, अब ले लेते हैं मान लीजिए थीटा प्लस डी थीटा। तो ए बिंदु पर जो आपतन कोण है वो आई है, और विवर्तन कोण थीटा है, और बी पॉइंट पर आपतन कोण कितना है, आई प्लस डी आई, और विवर्तन कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। पिक्चर में थोड़ा सा गलत लिख दिया है इन्होंने, थीटा प्लस डी थीटा कर दिया है, लेकिन उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे लैम्डा प्लस डी लैम्डा लिखा हुआ है, वो मिस टाइप है, मिस प्रिंट है। लैम्डा प्लस डी लैम्डा की जगह लिखना चाह रहे हैं वो आई प्लस डी आई। ओके, ये अपन को समझ में आ गया, और ये आर आर। अब मान लीजिए, तो अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपके पास दिया हुआ है बी ए एन प्लस एन ए सी, दोनों किसके इक्वल है, 90 के इक्वल, बी ए एन प्लस एन ए सी। अब पिक्चर में देख लीजिए एक बार, बी ए एन प्लस एन ए सी करना है मुझे, बी ए एन, बी कौन सा है, ये रहा बी ए, ए को सीधी लाइन मान लीजिए, ये बी ए, एन कहाँ पे गया मेरा, ये रहा बी ए एन, रेड कर रही हूँ, बी ए एन प्लस एन ए सी, वापस से शुरू हो जाओ, एन ए और सी, यानी कि टोटल ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये एंगल 90 रहेगा कि नहीं रहेगा, यस, क्यों, क्योंकि क्या बात हो रही है यहाँ पे, कौन से एंगल की बात हुई, कि ये आपकी ग्रेटिंग थी, ये आपका सी था, और आपने इस तरह से डाला। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी था, यहाँ पे अपना ए था, और यहाँ पे बीच में बी ए एन, यहाँ पे अपना एन कहीं आ रहा था, तो बी ए एन ये हो गया, और एन ए सी ये हो गया, दोनों का मिला के होगा कितना, 90। और वैसे भी कोई भी चाप होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस चाप पे हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90। तो हमें बी ए एन प्लस एन ए सी, ये तो 90 हो गया, क्लियर। और दूसरा क्या बोल रहा है, एन ए सी और सी ए एस भी 90 है, एन ए सी और सी ए एस भी 90 है, उसको भी देख लेते हैं।
NaC और CaS। तो N ये रहा, NaC, NaC ये रहा, NaC तो ये हो जाएगा, और CaS, वापस आ जाओ, CaS, ये वाला 90। अब इस बार ये बोल रहा है यस, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा चाप था हमारा, ये बेसिकली हमारा चाप था, और उस चाप के ऊपर ये लाइन डाली गई है, तो इस बार हमारा फिर से 90 हो जाएगा। मतलब इस बार ये क्या बोल रहा है, इस बार आपका यहाँ था S, और यहाँ पे था A, और यहाँ पे आपने चाप काटा था जो N पे था, ठीक है, और इधर कहीं आपका C था। तो इस बार बोल रहा है कि NaC यानी कि ये, और CaS यानी कि ये, दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये दूसरा वाला भी 90 के बराबर है। तो हमारी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में दोनों साइड में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो कैंसिल आउट। देखो क्या हो रहा है आपके पास कि NaC से NaC कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो आपका BAN और CAS बराबर होगा, और CAS हमने देखा कि I के बराबर है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में CAS जो है, CA और S, CAS हमारा कितना है, I के बराबर है। तो BAN भी हमारा कितना हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। अब जैसा मैंने नीचे वाले ट्राइंगल में किया है, वैसे ही ऊपर वाले ट्राइंगल में आप खुद करके देख लीजिएगा। जिस तरह से हमने किया है उसी तरह से हमें MBA और CAS प्राइम थीटा के बराबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, ये मैं नहीं समझाऊंगी, दूसरा वाला एक आपको समझा दिया है आई वाला। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि BN को हम लिख सकते हैं ए बी साइन आई, BN को हम लिख सकते हैं AB साइन आई। अब ये कैसे किया, देखो BN क्या है, B यहाँ पे रहा, N आपका यहाँ पे रहा, ये N है ये B है, BN को लिखा है और AB ये रहा। तो ये ट्राइंगल जो है ये मैं बना देती हूँ आपके ABN। ये बोल रहा है इस तरह से था BA, फिर A से हमने परपेंडिकुलर डाला था यहाँ पे, ठीक है, इस जगह N मिला था हमें, ये 90 था, ठीक है, ये 90 था। और अभी अभी हमको कौन सा एंगल मिला है, I के इक्वल CAS, CAS तो I था हमारा, CAS तो I था, यस, BAN हमारा I हो गया, BAN हमारा कितना हो गया, I हो गया। तो मैं BAN लिख देती हूँ, BAN यानी कि ये वाला एंगल I हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें साइन I की वैल्यू निकालो, साइन I कितना होता है, I के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, BN, और इसका हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है यानी कि AB। तो यहाँ से BN को आप क्या लिख सकते हो, AB साइन आई, और यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो BN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB साइन आई, और AB हमने शुरुआत में बोला था कि ग्रेटिंग एलिमेंट है यानी E+B, तो कितना हो जाएगा E+B साइन आई। उसी तरह से जैसे मैंने BM किया है वैसे ही दूसरे वाले एंगल से, कौन से, थीटा वाले एंगल से, यानी इससे आपको ये मिलेगा AM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E+B साइन थीटा। मैं एक एक चीज बता रही हूँ ताकि आपको दूसरी चीज खुद करने का मौका मिले। तो हमारे पास BN आ चुका है और AM आ चुका है। जैसे ही हमारे पास BN और AM आ चुके हैं, हम पथांतर निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है उसका फॉर्मूला आया था ये, BN में से AM को माइनस करो, BN ये रहा, AM ये रहा, माइनस करते हैं तो पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास पाथ डिफरेंस आ चुका है, अब हम क्या करेंगे कि अगर S प्राइम पे हम चाहते हैं मैक्सिमा बने, तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि जो पाथ डिफरेंस है वो n लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कर देंगे n लेमडा। अब पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा करते हैं, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा करते हैं। तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो पाथ डिफरेंस है, जस्ट मिनट, इक्वेशन 4 जो है वो पाथ डिफरेंस का कंडीशन मिल गई। अगर हम चाहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा मिले, प्रिंसिपल मैक्सिमा का मतलब ये है कि ग्रेटिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने तो एक एलिमेंट लिया, अगर ग्रेटिंग के सारे एलिमेंट्स की वजह से सारी जितनी भी तरंगे मिल रही है वो सब S प्राइम पे आ जाए, वो सब अगर S प्राइम पे आ जाए, इसका ये मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटिंग तो आपकी ये थी, S आपका यहाँ पर था, S प्राइम आपके यहाँ पर था, आपने फिलहाल एक एलिमेंट लिया AB एलिमेंट, और वहां से आपको जो जितनी भी दो किरणें आपने ली थी वो दो किरणें आपको S प्राइम पे, अगर एलिमेंट आपका यहाँ पे होता और यहाँ से भी रे S प्राइम पे, अगर यहाँ वाला एलिमेंट होता तो यहाँ से भी आपके पास यहाँ पे, और अगर यहाँ एलिमेंट होता तो यहाँ से भी यहाँ पे, मतलब तब आपका S प्राइम जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सबकी सब S प्राइम पे फोकस हो रही है।
ये तभी मिल सकता है जब आपने जो पहले वाली किरण ली उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आपको मिला डेल्टा। अब जो दूसरे एलिमेंट से किया अगर उसका भी डेल्टा मिलता, तीसरी वाली रे किया उसका भी डेल्टा मिलता, अगर सबका पाथ डिफरेंस सेम हो जाए तो अगर एक का मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सारी किरणों की मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा जो है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट अगर हो तो हमें एस प्राइम पर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल सकता है। तो हम डेल्टा को कांस्टेंट कर देते हैं, तो डेल्टा को कांस्टेंट कर दिया हमने यहाँ पे, ये देख लीजिए डेल्टा को हमने कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब इसको हम अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन। तो साइन आई का कितना हो जाएगा, कॉस आई डी आई, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी इक्वल टू 0। इस ई प्लस बी को राइट हैंड साइड में भेज के 0 कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीन एंगल मानते हैं। तीन एंगल कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। दिखा देती हूँ पिक्चर में कि ये कहाँ मानेंगे। सपोज हमने जो एंगल माने हैं, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है बीटा और ये बन रहा है गामा। ये दूरी आपने R1 ली थी, ये आपके पास R है और ये आपके पास R2 है। ऐसी सिचुएशन में आप और क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको मिलेगा अल्फा जो है वो मिलेगा आपको AN/R1, बीटा आपको मिलेगा AB/R और गामा आपको मिलेगा BM/R2। ये कैसे आया, जस्ट अ मिनट बता देती हूँ। हमारे पास ये ग्रेटिंग एलिमेंट था, यहाँ पर था S और यहाँ पर था S प्राइम। ठीक है, सपोज ये आपके पास A है और ये आपके पास B। हमने सबसे पहले A और S को त्रिज्या मानते हुए, त्रिज्या कौन सी थी आपके पास R1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला था और वो N पे जाके कट कर रहा था, जाहिर सी बात है। और N से S को जब मिला रहे थे, N से जब S को मिला रहे थे उसी को हमने क्या माना है, अल्फा माना है। जस्ट अ मिनट, यस, ये देखो N आपके पास इस लाइन पे था ना, तो यही अल्फा बन रहा है। एस से जो एन तक लाइन जा रही है उसी का एंगल अल्फा बन रहा है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो आप ये आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल थीटा है और ये लंबाई एस है और ये आर है, तो एस इज इक्वल टू कितना होता है, आर थीटा। तो वहां से आपके पास यहाँ से ये दूरी जो है ए एन, ये कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए एन अपॉन आर वन। सिमिलरली आपके पास एस प्राइम और बी को इस तरह से R2 त्रिज्या मानते हुए आपने B से लेके M तक यहाँ पर एक लंब काटा था और उस M से फिर आपने S प्राइम को मिलाया था और ये एंगल बन रहा था गामा। तो यहाँ से आपके पास BM कितना हो जाएगा, R2 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BM अपॉन R2। ठीक है, गामा आपके पास हो जाएगा BM अपॉन R2, अल्फा आपका पास हो गया AN अपॉन R1। अब यहाँ पर बीच में था C। ठीक है, C आपके पास बीच में था और B से हमने C को मिलाया था, वो दूरी थी R। A से भी हमने C को मिलाया था, वो दूरी थी R, और ये एंगल हमने बोला बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी, तो ये AB लंबाई कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल, तो ये हो जाएगी R इंटू बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, AB अपॉन R। अब ये अल्फा बीटा जो गामा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यही अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पर लिए हैं। अब बाह्य कोण समान होने से I प्लस अल्फा जो है वो I प्लस डी आई प्लस बीटा के बराबर होगा। अब ये एंगल कैसे आया, ये देखिए आप यहाँ पर फिर से पिक्चर में आ जाइए। I प्लस अल्फा जो है उसको बराबर किया है, एक ट्राइंगल देखिए, ए एस और एक ये बिंदु, कुछ भी नाम दे दीजिएगा भले इसको, है ना, इसको नाम कुछ भी दीजिए, अभी नहीं दे रहे। ये ट्राइंगल बन रहा है जो मैंने रेड से बनाया है ना, एक तो ये ट्राइंगल है आपके पास, और इसी ट्राइंगल को आगे भेजिए तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसके दो एंगल ध्यान रखना, यहाँ पर आई बन रहा है, यहाँ पर अल्फा बन रहा है, यहाँ पर बीटा बन रहा है और यहाँ पर आई प्लस डी आई बन रहा है। अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ बिल्कुल ऐसा ही, कुल मिला के आपके पास ये इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ आपके पास बन रहा है आई, यहाँ बन रहा है अल्फा, यहाँ बन रहा है आई प्लस डी आई और यहाँ बन रहा है बीटा। बाह्य एंगल बराबर होने का मतलब ये है कि हमें ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली सॉरी ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई प्लस डी आई और बीटा ये पढ़ा होगा आपने किसी ट्राइंगल के लिए,
ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, मतलब दोनों का टोटल होता है ए प्लस बी होता है, ये एंगल बराबर होता है। या फिर इसे अगर आप सी का नाम दे रहे हो तो सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, ये ना ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल 1 के लिए बाहरी एंगल कौन सा है, ये वाला होगा। ट्राइंगल 1 के लिए बाहरी एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो नीचे वाला एंगल कौन सा होगा, अंदर वाले दोनों का टोटल, अंदर वाले कौन है, आई प्लस डी आई प्लस बीटा, ये और ये। इसी तरह से सेकेंड वाले ट्राइंगल के लिए ये एंगल जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा, बाहर वाला एंगल होगा, और किसके इक्वल होगा, अंदर वाले दोनों का टोटल, यानी आई प्लस अल्फा। और आई प्लस अल्फा जो है वो नीचे वाले के बराबर होगा, यानी आई प्लस अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, आई प्लस डी आई प्लस बीटा। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस डी आई प्लस बीटा। यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई से आई कैंसिल आउट, और डी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू ऊपर से आपको मिली हुई है, बीटा की वैल्यू भी आपको मिली हुई है, दोनों रख देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ए एन बी ट्राइंगल देखें तो ए एन की वैल्यू आ रही है ए बी कॉस आई। ये डायग्राम से दिखा देती हूँ, ए एन की वैल्यू ए बी कॉस आई आ रही है क्या, ये देखिए, ए एन ये रहा, ए एन ये रहा, और ए बी ये रहा, इसको मिला दो और यहाँ पर एंगल आई बन रहा है, तो यही बना देती हूँ। ये ए बी है, ए से परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ पे एन पे मिल रहा था, और ये एंगल प्रूव किया था आई के बराबर, तो यहाँ से कॉस आई की वैल्यू लेते हैं, कॉस आई की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना हो जाएगा, ए एन, कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी कॉस आई, तो ये रहा ए एन इज इक्वल टू ए बी कॉस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस डी आई की जगह डी आई। ठीक है, यहाँ से हम क्या रखेंगे, इस ए एन की जगह रख दो ए बी कॉस आई, तो यहाँ पर भी ए बी और यहाँ पर भी ए बी, दोनों में से ए बी बाहर ले लो तो अंदर बचेगा ये। ठीक है, ये नीचे वाला ट्राइंगल के लिए। अब इसी तरह से ऊपर करेंगे तो ऊपर ये बोल रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा प्लस बीटा और गामा प्लस थीटा प्लस डी थीटा, ये दोनों बराबर कैसे होंगे, ये डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। जो दो ट्राइंगल हमने लिए थे उसी तरह से देखो, एक बार ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, एक तो ये ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा ये ट्राइंगल, इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो बन रहा है गामा और यहाँ बन रहा है थीटा प्लस डी थीटा, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का कर लेते हैं इस बार भी हमें ऐसा ही मिल रहा है। ये देखो, यहाँ हमारा मिल रहा है थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ पर हमें मिल रहा है गामा, यहाँ पर हमें मिल रहा है बीटा और यहाँ पर हमें मिल रहा है थीटा। तो दोनों के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो गामा प्लस थीटा प्लस डी थीटा बराबर होंगे थीटा प्लस बीटा के। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस गामा। ये डी थीटा की वैल्यू बीटा माइनस गामा, बीटा और गामा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। और बी एम की वैल्यू जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होगी, जो कि आप खुद कर सकते हैं, अभी जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और ए बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये डी आई और डी थीटा का मान है, ये हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। इक्वेशन 5 में दिखा देती हूँ आपके पास, ये रही डी आई और डी थीटा के मान जो हमें मिले हैं वो हमें इस इक्वेशन में रखने हैं। कहाँ पे, यहाँ पर डी आई रखेंगे, यहाँ पर डी थीटा रखेंगे। तो रखने के बाद आ जाइए आप, रखने के बाद हमें मिलेगा ये इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम R1 को R cos I रखें तो R2 की वैल्यू हमें R cos थीटा ही मिलेगी, जो कि आप खुद चेक कीजिएगा। R1 की जगह आप R cos I रखें, यहाँ पर देखिए इस R1 की जगह अगर मैं रख दूं R cos I, तो ऊपर cos I से cos I कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/R, और ये 1/R, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा।
और इस कंडीशन में यहाँ से फिर आपको मिलेगा, ये अंदर वाली टर्म बराबर हो जाएगी, यानी cos थीटा बाई R2 इज इक्वल्स टू 1/r आ जाएगा, और R2 की वैल्यू आ जाएगी R cos थीटा। यानी R1 को अगर R cos I रख दिया तो R2 भी R cos थीटा के बराबर होगा, जो कि ये साबित करता है कि S अगर आपका परिधि पर है तो S प्राइम भी आपका परिधि पर रहेगा। यानी S अगर R के परिधि पर है तो S प्राइम भी उसी वृत्त की परिधि पर बनेगा, तो उसे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब ये लाइन का मतलब समझना पड़ेगा। ग्रेटिंग में ये आपका रोलैंड सर्किल था, ये ग्रेटिंग थी, एस प्राइम यहाँ था, देखो ये थी आपकी R2 और ये थी आपकी R1 और यहाँ पे आपके पास था C, है ना, ये था आपके R। और हमें पता है कि S से A ये था आपके पास I और ये था आपके पास थीटा, करेक्ट। ये कह रहा है कि अगर R1 को आप R cos I रखते हो, R1 को R cos I हम तभी रख सकते हैं जब सपोज करो मैं इससे ये लाइन को मिला देती हूँ, करेक्ट। यानी मेरे पास ये 90 के एंगल, मान लो ये 90 बनता है, मान लीजिए 90 बनता है हमारे पास अगर S, तो उस कंडीशन में कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ASC। इस ट्राइंगल में आप देखिए एक बार cos I कितना होगा, cos I होता है आधार बटे कर्ण, है ना। आधार हमारा कितना है SA, कर्ण कितना है CA, SA कितना दिया है R1, CA कितना दिया है R, तो यहां से आप R1 की वैल्यू कितनी रख रहे हैं R cos I। और अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फिर आपको R2 कितना मिल रहा है R cos थीटा। यानी नीचे अगर आप ये 90 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हो तो ऊपर भी आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट ये 90 मिल जाएगा। और अगर नीचे 90 बनने से S परिधि पर जा रहा है तो ऊपर आपको 90 मिल चुका है, इसका मतलब S प्राइम भी उसी परिधि पर होगा, विच मीन्स कि अपने आप S से निकलने वाली सारी की सारी रेज जो है वो S प्राइम पर ही जाएगी, यानी अपने आप फोकस हो गई। रोलैंड माउंटिंग क्या होती है, रोलैंड माउंटिंग जो होती है उससे हम इस जो हमने अभी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग देखी उससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए उससे हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ कि ये जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी ये तो हमने पढ़ी थी, और इसकी थ्योरी फिर हमने इस तरह से पढ़ी, कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो हमने किया, समझा इसको, और उसके बाद हमने ये डेरिवेशन किया, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा हमने समझा, और फिर ये डेरिवेशन हमने यहाँ पर किया, और फिर हमने ये रिजल्ट लिया, और अब हम हैं रोलैंड माउंटिंग पे। रोलैंड माउंटिंग का सबसे पहले इसका ये समझो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दो पटरियां होती है, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं वैसे SX और SY, ये SX और SY एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, प्लेटफॉर्म पे स्थित होती है। इनके क्रॉस सेक्शन बिंदु पर हम लाइट का सोर्स रखते हैं S, तो ये दोनों का क्रॉस सेक्शन यहीं पे हो रहा है, इंटरसेक्शन यहीं पे हो रहा है, वहां पे हमने सोर्स रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अवतल ग्रेटिंग की रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर लंबाई की एक धातु की छड़ लेते हैं। तो ये हमने धातु की छड़ जो है वो रेड कलर से बना रही हूँ, ये एक धातु की छड़ होती है जिसके दोनों सिरों पर ये दो हमारे पास कैरिज लगे हुए होते हैं जो कि इस SY पटरी पर सरक सकते हैं, और ये जो C2 है वो SX पटरी पर सरक सकता है, खिसक सकता है, आगे पीछे हो सकता है, और ये R लंबाई की धातु की छड़ है। तो जैसे ही ये नीचे आएगा, छड़ है धातु की तो इसको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो C1 तथा C2 लगे होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, पटरियों पर खिसक सकते हैं। C1 और C2 पर लगे क्या होते हैं, C1 पर आपका रखा होता है ग्रेटिंग, और C2 पर आपकी रखी होती है फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर पैटर्न बनेगा, ठीक है। और ये दोनों हमेशा रोलैंड सर्कल की परिधि पर होते हैं, जैसे S और S प्राइम होते हैं वैसे। जब सबसे पहले S से हम ग्रेटिंग G पर डालते हैं आपतित किरणें, तो शुरुआत में आपतन कोण SGP होगा I, और विवर्तन कोण 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इस सिचुएशन में समझिएगा जब S से ग्रेटिंग पर कोई रे गई, हमें पता है कि ये जो R है, R हमेशा अभिलंब होता है, क्योंकि हमने देखा था ना हमने अभी भी देखा था ना, यहाँ C था,
और यहाँ हमारी ग्रेटिंग रखी हुई थी, तो ये जो R होता है ये हमेशा अभिलंब होता है। फिर यहाँ से S से कोई ग्रेटिंग पर रे जाती है तो वो आपतन कोण बनाती है, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट जहां पर S प्राइम है वहां पर विवर्तन कोण थीटा बन रहा है। तो यहाँ हमारा पास S है और ये G जो है वो मान लीजिए A पॉइंट होगा, है ना, ग्रेटिंग हमारे पास यही रखी हुई है। तो यहाँ से अगर कोई रे गई इस तरह से, देखिए इस तरह से कोई रे गई, तो अभिलंब क्या है आपके पास, ये R है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण होगा I। अब हम चाहते हैं कि जी से ग्रेटिंग से जो किरणें वापस आएगी वो फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरनी चाहिए। फोटोग्राफिक प्लेट कहाँ रखी हुई है, C2 पर रखी हुई है, यानी कि किरणों को इस दिशा में आना पड़ेगा। और अगर इस दिशा में आ रही है वो, यानी कि वो अभिलंब की दिशा में आ रही है। अगर यहाँ से कोई इधर गई मान लीजिए और वो इधर ही आ गई, तो थीटा आपका कितना हुआ, 0 ही तो हुआ, क्योंकि वो तो अभिलंब की दिशा में आ गई। तो इस कंडीशन में I तो आपका है SGP और विवर्तन कोण थीटा है 0। तो अभी हमने इक्वेशन 4 में ये रिलेशन देखा था, जहां साइन आई माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा और साइन आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये। अब समकोण त्रिभुज एसपीजी में देखो साइन आई की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि आपको मिल ही जाएगा, साइन आई की वैल्यू एसपी अपॉन जीपी। दिख ही लो यहाँ पे, ये रहा साइन आई यहाँ पे बन रहा है, तो सामने वाली भुजा लंब हो गई, वो कौन सी हो गई, एसपी, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा, जीपी। तो एसपी अपॉन जीपी जो है वो साइन आई की वैल्यू हो गई, ये साइन आई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर एस से प्लेट की दूरी एक्स है, क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन है, एस यहाँ पे हमारा ग्रेटिंग जी है, फोटोग्राफिक प्लेट हमारे पास पी है, एस से फोटोग्राफिक प्लेट की दूरी है स्मॉल एक्स, तो अगर ये एक्स है और जो हमारा जीपी है वो जीपी कितना दिया है हमने, आर दिया है, और ये हमारा आई बन रहा है, तो यहाँ से इससे साइन आई की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, एक्स बाय आर आ जाएगा। तो ऊपर एक्स हमारे पास साइन आई की वैल्यू तो ये थी एस पी अपॉन जीपी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ भी साइन आई मिला है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से भी साइन आई मिल रहा है, 1 व 2 से दोनों कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें लेमडा निकालना है तो लेमडा का फॉर्मूला भी यहीं से निकल जाएगा, x e प्लस बी अपॉन एन आर। तो हमें x तो माप सकते हैं कि हमारी फोटोग्राफी प्लेट कहाँ पे रखी हुई है, E प्लस बी हमें पता होता है, R हमारे पास फिक्स होता है, तो कौन से ऑर्डर का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें मिल रहा है, वो मिलते ही हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पे ये जो लेमडा है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगेन ट्रांसमिशन की तुलना में रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के फायदे क्या है, वही है यार, एक तो लेंसों का उपयोग नहीं होता है तो क्रोमेटिक एबर्शन नहीं होता है, लेंसों का उपयोग नहीं होने से हमें पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वाली अब्सॉर्ब नहीं होती है, तो उनका भी डिफ्लेक्शन हम देखा जा सकता है। इसी तरह से सी और डी, ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं जो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रिजॉल्विंग पावर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आज के लिए इतना ही।